हेलो फ्रेंड्स, पीआईबी सीरीज़ के अंदर आज हम 23 तारीख की पीआईबी का डिस्कशन करेंगे। और आप जो यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स के अंदर एमसीक्यू का आंसर लिखते हो, उसके अंदर काफ़ी सारे लोग गलत आंसर दे रहे हैं। और आप इतने इजी क्वेश्चन का यदि सही से आंसर नहीं दे पा रहे हो तो फिर दिक्कत होने वाली है। वैसे मैं लेक्चर के दौरान मैंने मंत्रालय का बताया था आपको पहले क्वेश्चन के अंदर, और वो सीधा सीधा आपने गलत कर दिया उसको। तो आप कोशिश करो कि उसको अच्छे से पढ़ो, उसके बाद में आंसर दो। मेन एग्जाम के अंदर तो और भी हार्ड क्वेश्चन पूछने वाले हैं। और आप यदि यहाँ पे यही नहीं कर पा रहे हो, मैं धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ाने जा रहा हूँ। अभी जैसे ही 5-7 दिन के अंदर उसको अच्छे से हम तैयार करेंगे, अलग तरीके से हम शुरुआत करेंगे इनकी लेक्चर्स की। तो आप इतना ही नहीं कर पा रहे हो तो वो एग्जाम के अंदर बैठ के तो उस प्रेशर के अंदर तो ये बिल्कुल भी सही नहीं हो पाएंगे। तो आप कोशिश करो कि ध्यान से उसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके और उसके बाद में आप लिखो। ठीक है, चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज पहला आर्टिकल श्री पीएन पणिकर के बारे में है। आप जो आज देखते हो कि केरला है वो पहला शिक्षित राज्य था, और उसके बाद में वहाँ पे जो सोसाइटी है तो वो किस तरीके से धर्मनिरपेक्ष सोसाइटी है। कुछ चीज़ें अपन छोड़ दें, छोटी मोटी घटनाओं को छोड़ दें, बाकी जो दूसरे राज्यों के कंपैरिजन के अंदर वहाँ पे शिक्षित समाज है। और आप देखते हो कि धर्मनिरपेक्ष है, सारे लोग हैं वो मिलजुल के साथ में रहते हैं। 3 सोसाइटीज़ हैं, 3 धर्म हैं, तीनों धर्म एक साथ में मिलके रह रहे हैं। तो उसको जो उसका जो मेन श्रेय जाता है वो श्री पीएन पणिकर को जाता है। जो इन्हीं के नाम से आप देखो कि राष्ट्रीय पठन दिवस है, नेशनल रीडिंग डे है, वो मनाया जाता है इन्हीं के नाम से। इन्होंने एक बार जब विवेकानंद ने इनको, जो केरल है तो उसको मेड हाउस ऑफ कास्ट, केरल को मेड हाउस ऑफ कास्ट भी कह दिया था कि मतलब यहाँ पे जातिवाद इतना ज़्यादा है कि इसकी हद नहीं है। तो उसको मेड हाउस ऑफ कास्ट कह दिया था श्री विवेकानंद ने। और उसके बाद में आप देखो कि किस तरीके से इनके आने के बाद में इन्होंने वहाँ पे शिक्षा का इतना प्रसार किया, कुछ सोसाइटीज़ वगैरह बनाई और पुस्तकालय बनाए और अलग अलग लोगों के तक पहुँच के उसके बाद में उनको शिक्षित किया। तो इनका जो श्रेय है तो वो केरला के अंदर कास्ट सिस्टम को खत्म करने के अंदर, वहां पे उनको पहला जो शिक्षित राज्य बनाने के अंदर, पूर्ण साक्षर राज्य बनाने के अंदर इनका योगदान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके उनके बारे में हम देखेंगे कि इनकी एक किताब का विमोचन किया है उपराष्ट्रपति जी ने, तो उससे संबंधित न्यूज है। ये दो जगह अपने काम आ सकता है। एक तो है कि पेपर 1 के अंदर जो आधुनिक इतिहास है उसके अंदर इनका नाम आता है, और उसके अलावा जीएस पेपर 1 के अंदर जो समाज के अंदर एजुकेशन की क्या भूमिका हो सकती है, जैसे अभी रील कल्चर वगैरह ये सब चल रहा है, तो उसके लिए रीडिंग कितना इंपॉर्टेंट है, ऐसे के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समाज के अंदर सोसाइटी के अंदर पूछ सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे। अब चलिए आज शुरू करते हैं। इनको जो केरल के पुनर्जागरण, सांस्कृतिक पुनर्जागरण का जनक कहा गया है। ठीक है, सांस्कृतिक पुनर्जागरण, पुनर्जागरण का मतलब आपको पता है कि जो पुरानी जो रूढ़िवादी है, थॉट है, जातिवाद है या फिर अंधविश्वास है, तो उनको खत्म करके और जो मानवतावाद और उसके बाद में तर्कवाद, इन दोनों के साथ में को मिला के और जो नई सोसाइटी का जन्म हुआ तो वो पुनर्जागरण का को कहलाता है। ठीक है, तो समानता और ज्ञान, इसका स्पष्ट मानना था कि ज्ञान पर कुछ लोगों का विशेषाधिकार नहीं है। इनका मानना था कि जो ज्ञान है उन पर किसी एक का विशेषाधिकार नहीं है, वो सभी वर्गों तक पहुंचना चाहिए, सभी सोसाइटी के हर एक पॉइंट तक पहुंचना चाहिए। फिर परवाह किए ना सभी के लिए सुलभ होना चाहिए। निरक्षरता पे इनके विचार थे कि व्यक्ति की जो गरिमा है और अवसर और प्रगति में सबसे बड़ी बाधा क्या है, निरक्षरता ही है। कि मतलब आप प्रगति नहीं कर पाओगे। जैसे मान लो कि आपको वोटिंग का अधिकार दे दिया गया, लेकिन आप वोट करने किसको करोगे, कौन सी पार्टी को करोगे, कौन आपके लिए अच्छा है, वो आपकी साक्षरता पे ही डिपेंड करेगा कि आप एजुकेटेड हो, उस पर ही डिपेंड करेगा। तो जो अधिकार यदि आपको दिए हैं तो लेकिन आप सही से उसका यूज नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो ये निरक्षरता पर विचार दिया उन्होंने। फिर प्रमुख योगदान क्या है कि उन्होंने पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, लाइब्रेरी मूवमेंट की स्टार्ट किया था इन्होंने, और ये सनातन धर्म पुस्तकालय ये बनाया था। ये नाम से सनातन दिख रहा है लेकिन ये धर्मनिरपेक्ष था, और यहाँ पे हर एक वर्ग के लोग आ सकते थे और इसके अंदर पढ़ सकते थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। फिर पढ़ो और आगे बढ़ो, जैसे इन्होंने, फिर उसके बाद में इन्होंने पढ़ो और आगे बढ़ो अभियान शुरू किया था। इसका मतलब है कि जो आदिवासी बस्तियां हैं तो वहां पर घर घर डोर स्टेप पे जाके उन्होंने साक्षरता का जो महत्व था
उसको बताया उनको। और जैसे आज हम देखते हैं कि जैसे प्रशासन है तो एडमिनिस्ट्रेशन है तो वो गांव गांव तक पहुंच के यदि उनकी समस्याएं सुने, उनका समाधान करे, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट होगा। हम क्या सोचते हैं, प्रशासन सोचता है कि हमारे यहाँ पे तक जनता है, लेकिन जनता तक उनको पहुंचना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने जनता तक पहुंचे और पढ़ो और आगे बढ़ो का संदेश दिया। फिर उसके बाद जैसे संस्थागत निर्माण है तो त्रावणकोर लाइब्रेरी एसोसिएशन है, उसकी स्थापना की थी उन्होंने। उसको बाद में केजीएस कहा गया, केजीएस मतलब केरल ग्रंथशाला संगम कहा गया। उसके बाद में इन्होंने कानफेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, केरल एसोसिएशन फॉर नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि जो मान लो कि स्कूल छोड़ चुके हैं, मजदूरी कर रहे हैं, या फिर उम्र दराज लोग हैं, तो ऐसे लोग हैं तो उनको भी साक्षर कैसे बनाया जाए, उसके लिए कानफेड ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया था। और उसी की पहल की वजह से भारत का ये पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन पाया था। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, जैसे ये यूनेस्को का प्रतिष्ठित सम्मान है, ये इसको कहते हैं क्रुप्स काया अवार्ड, क्रुप्स काया अवार्ड है, तो ये इनको दिया गया था। ठीक है, क्रुप्स काया अवार्ड ये किसको दिया है, केजीएस को, जो इनके द्वारा स्थापित संस्थान था उसको दिया है। अब ये क्या है कि क्रुप्स काया संस्थान है, ये आपको पता होगा कि रूसी क्रांति के जो नेता थे लेनिन थे, उनकी पत्नी थी, तो उनका नाम था ये क्रुप्सकाया। उन्होंने जो सोवियत संघ के अंदर साक्षरता के लिए बहुत अच्छा काम किया था उस टाइम पे, तो उनके नाम से यूनेस्को ने ये अवार्ड शुरू किया था, तो वो इनको मिला हुआ है। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि राष्ट्रीय पठन दिवस, नेशनल रीडिंग डे है, वो इनके नाम से मनाया जाता है, इनके निधन के दिन पे। ठीक है, और इसका क्या, जैसे मतलब शिक्षा और पठन संस्कृति है तो उसकी वर्तमान जुड़ी हुई चिंताएं क्या है अभी। जैसे हम देखते हैं कि डिजिटल विचलन है, जो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन है, जैसे हम रील कल्चर वगैरह आ रही है तो उसकी वजह से ये समस्या बना हुआ है। ठीक है, फिर बौद्धिक क्षमता में गिरावट हो रही है, जैसे मतलब प्रौद्योगिकी है तो हमें ज्यादा सुविधाएं दे रही है, एआई हमें ज्यादा सुविधाएं दे चुका है, तो जो क्रिटिकल थिंकिंग है और खुद की जो सोच है उसको खत्म कर रहा है धीरे धीरे। फिर सामाजिक प्रभाव है, जो समाज में जो पढ़ना छोड़ देता है, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, आप कहीं ऐसे के अंदर कहीं भी यूज ले सकते हो। जो समाज पढ़ना छोड़ देता है वह धीरे धीरे अपनी आलोचनात्मक चिंतन मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, रचनात्मक कल्पना और गहन समझ को खो देता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इससे संबंधित सरकारी पहले कौन कौन सी हैं, जो एजुकेशन से संबंधित हम कौन कौन सी चीजें कर रहे हैं, समावेशी एजुकेशन कैसे लेके आए उसके लिए। एक तो है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। इसके अंदर क्या है कि जैसे अलग अलग विदेशों के अंदर जो संस्थाएं हैं जर्नल्स प्रकाशित करती हैं, तो उनका जो सब्सक्रिप्शन अपनों को चाहिए होता है तो वो लाखों और करोड़ों का मिलता है। जो बड़े बड़े संस्थानों के जो स्टूडेंट हैं तो वो उन वही पहुंच पाते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जो गरीब हैं, तो वो उन जो जर्नल है, जो नई नई इनोवेशन हुई है, उन तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो क्या है कि जो आईआईटी से लेके, भारत के अंदर आईआईटीएन से लेके और जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो पढ़ाई कर रहे हैं उन तक, जो उन जनरल्स को सीधा सब्सक्रिप्शन मिल सके, उन तक पहुंच मिल सके, उसके लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। और उस पे जाके और आप है ना जो जनरल है उनको एक्सेस कर सकते हो आसानी से। फिर ज्ञान भारतम मिशन है, ज्ञान भारतम मिशन, ये मिशन क्या है कि नवाचार के माध्यम से भारत की अमूल्य हस्तलिखित जो मनुस्क्रिप्ट है, जैसे हम भोजपत्रों पे इस तरीके से पहले लिखा करते थे, तो उनको डिजिटली संरक्षित कैसे किया जाए, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है, वो खराब ना हो जाए। तो ये ज्ञान भारतम मिशन है, तो ये जो मनुस्क्रिप्ट है, ठीक है, पांडुलिपियां जिनको कहते हैं अपन, तो उनको संरक्षित करने के लिए ज्ञान भारतम मिशन बनाया था। और हिस्टोरिकल सेंटर भी भारत रहा हुआ है, जैसे नालंदा है, तक्षशिला है, वैनसांग, इत्सिंग, ये सब बाहर के जो थे वो नॉलेज लेने यहाँ पे आते थे। तो भारत एक एजुकेशन का हब रहा हुआ था पहले। ठीक है, तो ये कुछ दो सरकारी पहले हैं और ये पुराना एक वो दे रखा है, ऐतिहासिक विवरण दे रखा है इसके बारे में। हमारी ऐप है स्टडी विद डीजे, यहाँ पे जाके अभी एक नया कोर्स लॉन्च किया है मेंस आंसर राइटिंग का। तो उसके अंदर 6 महीने आपकी लाइव क्लासेस होंगी, 300 पीवाईक्यू है, और उनके अंदर नए क्वेश्चन भी ऐड किए जाएंगे जो करंट अफेयर के बेस पे क्वेश्चन तैयार करके, और फिर उस आपको एक लाइव आंसर राइटिंग करवाई जाएगी। फिर 1-to-1 मेंटरशिप होगी, इसके अंदर आपको एक चैट आईडी दी जाएगी, और टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, और लाइव आंसर रिव्यू होंगे आपके, लाइव तो होंगे ही, उसमें क्लास के अंदर होंगे, आपको मॉडल आंसर उसी टाइम पे दिखाया जाएगा, और उसके बाद में आपको ऑडियो फीडबैक, जो आप आंसर लिख रहे हो उसके ऑडियो फीडबैक भी दे दिए जाएंगे। तो आप जाके यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। अगला हमारा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से संबंधित।
ठीक है, तो ये टॉपिक आएगा संरक्षण, पर्यावरण, प्रदूषण, क्षरण और जैसे मतलब अभी जैव विविधता दिवस था कल, जैव विविधता दिवस था, तो इसकी थीम क्या थी, एक तो वो देखना है हमें इसके अंदर। वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना, कि मतलब थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। मैं यहां पे लिख देता हूं, मतलब ये इंग्लिश में ट्रांसलेशन तो ये है एक्चुअली इसका, एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। लेकिन आप ये सोचो कि थिंक ग्लोबली, कि ग्लोबली आप सोचो, और एक्ट लोकली जो मतलब स्थानीय स्तर पे आप काम करोगे तो ग्लोबल स्तर पे है ना प्रभाव पड़ेगा उसका। ये कीवर्ड है, आप इसको नोट कर सकते हो। फिर आगे तो देखो, पहले जैव विविधता दिवस है तो उसकी थीम के बारे में है कि वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना, एक्टिंग द लोकल लेवल फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। ठीक है, और प्रोजेक्ट चीता था, जैसे 2022 के अंदर प्रोजेक्ट चीता लेके आए थे, तो पहली बार कोई मांसाहारी जीव का जो अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण किया गया था तो वो ये है। तो ये मांसाहारी जानवर का अंतर महाद्वीपीय स्थापन किया गया था, और उद्देश्य क्या था कि पारिस्थितिकी बहाली और घास के मैदानों के इकोसिस्टम का, मान लो कि ये क्या है कि एक कीस्टोन स्पीसीज होती हैं, कीस्टोन स्पीसीज होती हैं, मतलब कि मान लो हम चीता लेके आए, तो चीता के साथ साथ में हमें वहां पे जैसे हिरण है, डियर है, ठीक है, चीतल है, या कुछ भेड़िया है, इस तरीके से कोई दूसरी प्रजातियां भी वहां पे लेके जानी पड़ेंगी। उससे क्या होगा कि जो घास का क्षेत्र है उसका विकास होगा, क्योंकि इनका जो प्राकृतिक आवास है वो घास के मैदान ही होते हैं। तो घास के मैदानों को अभी तक क्या है कि बंजर भूमि के तौर पे मान के इनको छोड़ दिया जाता था, और हम ज्यादा से ज्यादा जैसे प्लांटेशन वगैरह इस पे ही जोर देते थे। लेकिन जैसे ही हम ये लेके आए हैं, चीता प्रोजेक्ट लेके आए हैं, तो उसके पारिस्थितिकी बहाली भी होगी और घास के मैदानों का संरक्षण होगा। ठीक है, अब नगोया प्रोटोकॉल हुआ था, नगोया प्रोटोकॉल है, तो ये सीबीडी सीबीडी 1992 के अंदर यूएनएफ ट्रिपल सी है, उसका एक कॉन्फ्रेंस हुआ था रियो के अंदर, तो उसके अंदर इस सीबीडी को लेके आए थे। ठीक है, तो ये जैव विविधता पर सम्मेलन है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ये। ठीक है, तो उसकी रिपोर्ट सौंपी है जो एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के कार्यान्वयन में भारत में प्रगति के दर्शाता है। अब ये पता होना चाहिए आपको कि ये एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग क्या होता है। जैसे नगोया प्रोटोकॉल था तो उसके अंदर कहा गया था कि मान लो कोई फार्मा कंपनी है, तो फार्मा कंपनी किसी आदिवासी क्षेत्र के अंदर जाके वहां की जो पारंपरिक जड़ी बूटियां हैं उनका यूज लेके कुछ दवाई बना रही है, तो उसका जो शेयर होगा, जो उनको लाभ होगा उसका शेयर है, तो उन आदिवासी लोगों को उनके साथ में शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यह एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, कि मतलब वहां तक उनकी एक्सेस मिल सके, उनको जो आदिवासी क्षेत्र है वहां तक उनको एक्सेस मिल सके, और उनका बेनिफिट वो उनको आदिवासियों को बेनिफिट शेयरिंग करेंगे। ठीक है, तो ये नगोया प्रोटोकॉल का ही पार्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में भौगोलिक व पर्यावरणीय तथ्य हैं, जैसे एमपी को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। आपको पता है कि एमपी के अंदर सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं, इसलिए टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाएगा। फिर अमरकंटक है, तो इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मतलब बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट यूनेस्को ने दे रखा है। ठीक है, आपको पता पता है कि अमरकंटक है, ये मैकाल पर्वत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो अमरकंटक है। ठीक है, और यहां से दो नदियां निकलती हैं, एक सोन है जो गंगा की सहायक नदी है, सोन वो निकलती है, और एक यहाँ पे नर्मदा नदी भी यहाँ से निकलती है। जो इसके अरीय प्रवाह, ज्योग्राफी के अंदर अलग अलग प्रवाह के तरीके होते हैं, उसमें इसको अरीय प्रवाह कहते हैं, कि मतलब गोलाई तरीके से इस तरीके से निकल रहे हैं ये, तो इसलिए अरीय प्रवाह कहते हैं। फिर उसके बाद देवलोक वन, एमपी के अंदर जो सेक्रेड ग्रुप पाए जाते हैं, मतलब पवित्र उपवन पाए जाते हैं, उनको स्थानीय तौर पे देवलोक वन कहा जाता है। देवलोक वन का के अलावा जैसे आपको पता है कि ये पवित्र उपवन है, ये जो आदिवासी एरिया है उसके अंदर, जंगलों के अंदर आदिवासियों का ऐसा मानना होता है कि ये इतना क्षेत्र है तो यहाँ पे भगवान का वास है, और यहाँ पे कोई दूसरा बाहर का नहीं आ सकता, या फिर यहाँ वहाँ पे जंगल के अंदर कटाई या फिर शिकार वो मना होता है, तो उसको पवित्र उपवन घोषित कर दिया जाता है सरकार के द्वारा आदिवासियों की मान्यता के अनुसार। तो जैसे राजस्थान के अंदर इनको जो पवित्र उपवन होते हैं उनको ओरण कह देते हैं,
स्थानीय भाषा में। और मेघालय के अंदर इनको लिंग दो, ला लिंग दो कहते हैं वैसे तो इसको, ला लिंग दो, ये मेघालय के अंदर कह देते हैं। और एमपी के अंदर इनको देवलोक वर कह देते हैं। ठीक है। अब जैसे पोर्टल है, सरकार एबीएस पोर्टल लेके आई है, तो एबीएस पोर्टल है जो निजी क्षेत्र वाले जो निवेशक हैं, जो कंपनीज हैं, तो उनके लिए आसान तरीके से वो उसके अंदर जो फार्मा वाली मान लो कंपनी है, तो वो उस जंगलों के अंदर जाके, आदिवासियों की क्षेत्रों के अंदर जाके, और वहां पे आसानी से फार्मा की स्थापना कर सकें, उसके लिए ये एबीएस एंड टू एंड पोर्टल लॉन्च किया गया है जो ईज ऑफ डूइंग को बढ़ावा देगा। फिर विकेंद्रीकृत संरक्षण ढांचा है, आपको पता होना चाहिए कि जैव विविधता अधिनियम है। जैव विविधता अधिनियम कब का है? 2002 का। ठीक है। तो इसके अंदर 3 तरीके के बनाए गए हैं, मतलब आप इस तरीके से इसको बना सकते हो, विकेंद्रीकृत ढांचा है। तो इसको कहते हैं नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है यहाँ पे। ठीक है। फिर उसके बाद में स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है, और उसके बाद में बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट और कमिटीज होती है। ये स्थानीय स्तर पर, ये लोकल स्तर पे होती हैं, ये राज्य के स्तर पे होती हैं, और ये केंद्र के स्तर पे होती हैं। ठीक है। तो ये एक विकेंद्रीकृत ढांचा बना रखा है इन्होंने, तो ये दे रखा है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है, फिर राज्य जैव विविधता बोर्ड है, और उसके बाद में स्थानीय स्तर पे जैव विविधता प्रबंधन समितियां होती हैं। ठीक है। फिर आगे चलते हैं। फिर आगे एबीएस से संबंधित है। एबीएस के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के बारे में। फिर उसके बाद होलिस्टिक इकोसिस्टम अप्रोच है। जैसे मैंने बताया आपको कि जैसे चीता प्रोजेक्ट था, तो उससे अलग अलग जैसे ग्रासलैंड है वो होगा, उसका विकास होगा। उसके अलावा जो हिरण वगैरह दूसरी डाइवर्सिटी है, तो वो आएगी इसकी वजह से। फिर वैश्विक संधियां और भारत का रुख, जैसे आपको पता है कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा था एक, ये जो सीबीडी है, सीबीडी के बारे में आपको पता है, UNFCCC है, उसके टाइम पे आया था, 1992 के अंदर आया था। और उसके तहत ही अलग अलग कोप होते हैं, कोप 1, 2, 3। तो कोप 15 हुआ था, वो कोविड के टाइम पे हुआ था, कोविड के बाद। तो कुनमिंग है, तो ये तो चीन के अंदर है, और मॉन्ट्रियल है, ये कनाडा के अंदर है। तो कुनमिंग के अंदर हो नहीं पाया था, तो अध्यक्षता तो चीन ने की थी इसकी। ये सम्मेलन हुआ था, उसके अंदर अध्यक्ष चीन था, और ये मॉन्ट्रियल के अंदर सम्मेलन हुआ था। इसके लिए ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क उस टाइम पे लेके आए थे। उसके अंदर क्या हुआ कि 30 का टारगेट रखा गया था। कुनमिंग मॉन्ट्रियल के अंदर 30 का टारगेट रखा गया था, कि मतलब 2030 तक 30% भूमि और समुद्र, मतलब महासागर हो गए, और जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जो जलमार्ग है, इंटरनेशनल वाटर है, जलमार्ग नहीं वाटर है, तो इनको संरक्षित किया जाएगा। अभी तक सिर्फ 8 से 10% ही संरक्षित हैं, तो इसको बढ़ा के 30% तक किया जाएगा 2030 तक, ये इसके अंदर टारगेट रखा गया था। और उसको फिर लाइफ से जोड़ दिया, जो कल हमने पढ़ा था लाइफ प्रोग्राम, तो उससे जोड़ दिया है कि भागीदारी है, तो समाज की भागीदारी को इससे जोड़ा जाएगा। उसके अगला टॉपिक है PMFME के बारे में। PMFME, जैसे आप देखते हो कि आपके जो पड़ोस के अंदर चाची है, तो वो अचार बेचने का काम करती है, या फिर पापड़ बनाती हैं, या फिर जैसे आप देखते हो कि कोई रेडी वाला है, तो वो अपना अचार बना के और रेडियो के ऊपर बेचने की करता है। तो ये सब अनौपचारिक क्षेत्र के तौर पे काम करते हैं, ये अनौपचारिक तौर पे काम करते हैं। तो इनको फॉर्मलाइज करना, कि मतलब इन तक ऋण की सुविधाएं प्रोवाइड करवाना, पहुंचाना, तो ये सारे काम, ब्रांडिंग करना, इनकी ब्रांडिंग करना, ऋण की सुविधाएं पहुंचाना, और इनको फिर ट्रांसपोर्ट के लिए सुविधाएं करना, मार्केट तक उनको पहुंचाना, मार्केट तक पहुंच प्रदान करना। इस तरीके से सारे काम करके और इनको औपचारिक बनाया जाए। लगभग 25 लाख ये जो इंडस्ट्रीज है छोटी मोटी, जो पापड़ बनाने की, अचार बनाने की, अलग अलग,
जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर आएगा ये। तो इतने जो हैं वो अनौपचारिक क्षेत्र पे काम कर रहे हैं, तो उनको औपचारिक बनाने के लिए पीएमएफएमई स्कीम लेके आए थे, तो उसके बारे में ये न्यूज़ है। तो ये टॉपिक आप देख लो कि जीएस पेपर 3 के अंदर आएगा, इसके अंदर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग वाला है, इसके अंदर आएगा। तो ये योजना है, तो ये किसके द्वारा जारी की गई थी? मंत्रालय कौन सा है? खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय, इसके द्वारा शुरुआत की गई थी। 2020 के अंदर आत्मनिर्भर भारत है अभियान है, उसके तहत इसको शुरू किया गया था। और बजटीय जो है आवंटन है वो 10,000 करोड़ दिया गया था। उसके बाद में इसको 2024-25 तक ही थी, लेकिन उसको अभी बढ़ा के सितंबर 2026 तक कर दिया गया है। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो 25 लाख एंटरप्राइजेज हैं, ने बता दिया इंडिया के अंदर, तो उनको फॉर्मलाइज करना। फॉर्मलाइज मतलब औपचारिक क्षेत्र पे के अंदर लेके आना। ठीक है, उनको टेक्नोलॉजी, मार्केट, इस तरीके से अलग अलग सुविधाएं प्रदान करके उनको उनका औपचारिकरण किया जाएगा। फिर इससे क्या होगा कि वेस्टेज कम होगा, किसानों की आय बढ़ेगी और रोजगार का सृजन होगा। इस तरीके से इसके लाभ होंगे अलग अलग। फिर जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोच है कि एक जिला एक उत्पाद योजना है कि एक ही जिला एक उत्पाद का वो संग्रहण करेगा, बताएगा कि ये मेरा उत्पाद है, और उसके बाद में उसको बढ़ावा दिया जाएगा। इस तरीके से 137 जो प्रोडक्ट हैं 726 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उनको नामांकित किया गया है और उनको फिर बढ़ावा दिया जा रहा है। फिर क्रेडिट लिंक सब्सिडी, जैसे इसके अंदर जो 10 लाख रुपए तक के है ना, मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक मिलेंगे और 35% की सब्सिडी मिलेगी। यदि आप इस तरीके का उद्योग बनाना चाह रहे हो जो खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है, तो उसमें 35% सरकार सब्सिडी देगी और मैक्सिमम 10 लाख तक देगी सब्सिडी। उसके अलावा जो एफपीओ वगैरह है, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप है, मतलब स्वयं सहायता समूह है, और सहकारी समितियां हैं, उनको मतलब वो साझा अवसंरचना कुछ इंफ्रा बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी 35% सब्सिडी दी जाएगी। और उनके लिए जो लिमिट है वो 3 करोड़ रुपए तक होगी। जो सिंगल कोई आदमी करना चाह रहा है तो उसके लिए तो 10 लाख तक है, पिछली स्लाइड में देखा था। और यदि ये एफपीओ वगैरह, ये काफी सारे लोग एक साथ में मिलकर यदि ऐसा काम करना चाह रहे हैं, ऐसा उद्योग बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए 3 करोड़ तक की सब्सिडी दी जाएगी। फिर सीड कैपिटल भी दी जाएगी। सीड कैपिटल का मतलब होता है कि आपको शुरुआती पूंजी चाहिए होती है, किसी को औजार चाहिए, किसी को कुछ बर्तन बनाने के लिए कुछ छोटा मोटा फैक्ट्री टाइप में ऐसे एस्टेब्लिश करना है, तो उसके लिए 40,000 रुपए की आरंभिक पूंजी प्रदान की जाएगी और उनकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग वगैरह के लिए हेल्प की जाएगी। और उसके अंदर 50% वित्तीय अनुदान दिया जाएगा जो एफपीओ वगैरह है उनके लिए। ठीक है, और फिर क्षमता विकास और इंक्यूबेशन कि उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा कि आप किस तरीके से इसको बना सकते हो, उसके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाएगा। तो ये है पीएमएफएमई। इसके अंदर यदि क्वेश्चन आता है तो आपको ये सारे पॉइंट लिखने हैं, इनको नोट्स के अंदर आप नोट डाउन कर लेना। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये डेटा है। जैसे मान लो आप कोई बॉक्स के अंदर बना के और कोई भी जैसे मतलब महिला सशक्तिकरण से संबंधित कोई टॉपिक आ रहा है, तो उसमें ये जैसे आप लिख सकते हो कि 40% से अधिक लाभार्थी हैं वो महिला उद्यमी है। इसके अंदर जो ये पीएमएफएमई के तहत जो सहायता प्रदान प्राप्त करने वाली जो लोग हैं, उनके अंदर 40% से अधिक तो महिलाएं लाभार्थी हैं। फिर रोजगार सृजन है, तो जैसे इतने लोगों को रोजगार मिल चुका है इससे। वित्तीय सहायता है, तो इतने लोग हैं, वित्तीय सहायता उनके लिए स्वीकृत कर दी गई है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप एक बार इसको गो थ्रू करना है आपको। जीवन ऐप और शतायु से संबंधित, जीवन ऐप और शतायु, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के अंदर आएगा। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, जो वृद्धजन है, जो केयर इकोनॉमी, उनको बढ़ावा देने के लिए, जैसे आपको पता है गेरियाट्रिक है ना, ये वृद्धजनों के लिए होता है। जैसे आपने सुना है पीडियाट्रिक है तो बच्चों का डॉक्टर होता है, उसी तरीके से गेरियाट्रिक है तो वृद्धजनों के लिए, उनके लिए जो सुविधाएं प्रदान करने के लिए गेरियाट्रिक सुविधाएं होती हैं। और ये क्या है? केयर इकोनॉमी का पार्ट है, देखभाल अर्थव्यवस्था है, ये उसका पार्ट है। ठीक है, तो ये समाज न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंदर आएगा, और ये जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 1 इन दोनों का पार्ट है ये। ठीक है, जो समाज वाला पार्ट है इसके अंदर भी ये न्यूज आएगी। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। पहले जैसे जीवन ऐप है ये,
तो जीवन ऐप क्या है, इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, जॉइंट एल्डरली एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क। जॉइंट एल्डरली एम्पावरमेंट वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क, इसका मतलब है कि जो कुछ ऐप वगैरह होती हैं तो वो क्या है कि वृद्धजनों के लिए आसान नहीं होता कि उनको चलाना वगैरह। तो ये जो ऐप है, जीवन ऐप है, तो उनके लिए, जो वृद्धजनों के लिए कोई कल्याणकारी सेवाएं हैं, योजनाएं हैं, उन तक आसान पहुंच बन सके, उसके लिए जीवन ऐप बनाई गई थी। जो आसानी से वृद्धजन है वो फोन के लिए इतना, मतलब डिजिटली इतने साउंड नहीं होते, तो उनके लिए जीवन ऐप बनाई गई है। फिर उसके बाद में शतायु डैशबोर्ड है। शतायु डैशबोर्ड है ये सीनियर होलिस्टिक केयर असिस्टेंट एंड ट्रेनिंग। इसका मतलब है कि मान लो कि घर के सारे लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं, उसके अलावा उसके बाद में उनको कोई नर्सिंग स्टाफ वगैरह, नर्सिंग स्टाफ है या फिर कोई ट्रेंड जो सर्विसेज प्रोवाइडर है, कोई सर्विस प्रोवाइडर है, तो वो उनकी अच्छी वाली देखभाल कर सकें, उसके लिए एक ये शतायु डैशबोर्ड बनाया गया है। इसके अंदर जो ये नर्सिंग स्टाफ वगैरह ये हैं तो ये अच्छे ट्रेंड हो, ये सुनिश्चित यही करता है, ये डैशबोर्ड ही करता है। ठीक है, तो ये देश भर में प्रशिक्षित वृद्धावस्था देखभाल करताओं से जुड़ी सूचनाओं के लिए एक एकीकृत केंद्रीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। ठीक है, यदि आपको पूछ लिया जाए ये जीवन ऐप या शतायु डैशबोर्ड है किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये गेरियाट्रिक मतलब वृद्धजनों के लिए है। अब देखभाल की अर्थव्यवस्था की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारे यहाँ पे बदलती सामाजिक संरचना और बदलती पारिवारिक व्यवस्था, जैसे मतलब न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, उसके लिए अभी जरूरत है। फिर वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक उत्तरदायी और समावेशी टिकाऊ देखभाल व्यवस्था हो, इसके लिए आवश्यकता है इसकी। और आज ऐसी प्रणालियां विकसित करने की जरूरत है जहां देखभालकर्ता और पेशेवर हैं तो वो प्रशिक्षित हों और सहानुभूति तरीके से उनके साथ में व्यवहार कर सकें। जैसे अपन देखते हैं कि वृद्ध लोगों के साथ में जैसे परिवार वाले हैं तो वो भी अच्छे से व्यवहार नहीं करते, तो ये ट्रेंड जो लोग होंगे तो ये अच्छे से व्यवहार कर पाएंगे, उसके लिए उनको संवेदनशील बनाया जाएगा। तो इसके 4 स्तंभ हैं, 4 पिलर्स हैं, वो आप देख सकते हो। जैसे मूल्यांकन और मौद्रीकरण, पहला है मूल्यांकन और मौद्रीकरण, कि देखभाल से जुड़े कार्यों का आर्थिक मूल्यांकन और मौद्रीकरण करना। जैसे मान लो कि हम घर के अंदर जो मेनली जो माताएं होती हैं या फिर बहू होती हैं या फिर बच्चे होते हैं तो वो वृद्धजनों का देखभाल करती हैं, और लेकिन उसको जो इकोनॉमी है उसके अंदर काउंट नहीं किया जाता। तो इसके लिए इकोनॉमी के अंदर उनको काउंट करवाने के लिए ये मूल्यांकन और मौद्रीकरण है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर समावेशी आजीविका, की देखभाल अर्थव्यवस्थाओं को महिलाओं के सशक्तिकरण और समावेशी आजीविका के मार्ग के रूप में स्थापित करना। मतलब कि ये जो अर्थव्यवस्था के अंदर महिलाओं के जो सशक्तिकरण है, उनका जो योगदान है उसको भी है ना समावेशी तौर पे शामिल करने के लिए है। कार्यबल का विकास, कि ऐसे लोगों का विकास किया जाएगा, ऐसे ट्रेंड लोगों का विकास किया जाएगा जिनको रोजगार भी मिलेगा और जो वृद्धजनों की देखभाल भी कर पाएंगे। उसके अलावा वित्तीय ढांचा है कि दीर्घकालीन देखभाल प्रणालियों के वित्त पोषण, मतलब फाइनेंसिंग को समझने के लिए मजबूत है ये, कि उनको रोजगार मिलेगा। ये 4 पॉइंट हैं इसके। फिर उसके बाद में एक ये प्रेगाब्लिन है, ये एक टेबलेट है तो उससे संबंधित है और उसको अनुसूची H1 के अंदर डाल दिया गया है। प्रेगाब्लिन है, उसको अनुसूची H1 के अंदर डाल दिया गया है। अनुसूची H1 का मतलब क्या होता है कि ऐसी दवाएं जिनको बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं दिया जाए और जिनका कोई दूसरे उपयोग के अंदर लिया जा सकता है। जैसे मतलब इसका यूज है वो नशा वगैरह करने के अंदर यूज में लिया जा रहा था, और पीआईबी के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर है तो इन्होंने न्यूज डाली है कि इसको है अनुसूची H1 के अंदर हमने डाल दिया है। अब क्या है कि हर कोई इसका गलत तरीके से यूज नहीं ले पाएगा। हालांकि ये दवाई है तो मिर्गी वगैरह उसके लिए होती है, ये दवाई जो नर्वस सिस्टम से संबंधित कोई समस्या है उनके लिए दवाई होती है, लेकिन इसका गलत यूज हो रहा था तो इसलिए ये न्यूज में थी। आपको मैच द फॉलोइंग टाइप में इस तरीके से यदि कोई क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर ये टेबलेट है उसका नाम दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। और अनुसूची H1 क्या होती है, इसका क्या काम है, वो भी आपको पता होना चाहिए। हालांकि मैंने ऊपर से आपको बता दिया है, जैसे अनुसूची H1 है उसके अंदर शामिल कर दिया गया है। कारण क्या है कि युवा है तो वो दर्द निवारक की जगह इसको मिसयूज कर रहे थे। ठीक है, और अनुसूची H1 का मतलब क्या होता है कि ये दवा बिना पंजीकृत डॉक्टर के पर्ची के नहीं दी जाएगी, और केमिस्ट है उसको बिक्री यदि हो रही है तो उसकी रिकॉर्ड रजिस्टर के अंदर रखना उसको अनिवार्य है, और उसको 3 साल तक उसको आपको रखना पड़ेगा, और पैकेट पर शेड्यूल H1 वार्निंग का लेवल होना जरूरी है।
ठीक है। और ये संबंधित कानून कौन सा है इससे संबंधित? औषधि और सौंदर्य प्रसाधन नियम 1945 है, इसके तहत इसका इसमें बदलाव किया गया है। ठीक है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल है 1945 का, उसके तहत इसके अंदर बदलाव किया गया है। ये दो क्वेश्चन है, एक तो पीएम एफएमई से संबंधित है, इसको आप हिंदी और इंग्लिश के अंदर देख सकते हो। मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर अच्छे से पढ़ के उसके बाद में आंसर देना। फिर दूसरा है अनुसूची H1 से संबंधित है, उसके बाद में एक केयर इकोनॉमी से संबंधित आर्टिकल है, मैंने अभी किया है और उसको आपको सॉल्व करना है, मेंस का आंसर है ये। और हमारी ये ऐप है, इस पे आप जाके और चेक कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ में आज का सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू।